Hello, friends. Welcome to Daily PT Pointers, in which we will discuss important headlines of the day and news from various sources, keeping in mind the next year prelims, that is, prelims 2024. So, the first topic is Colombo Security Conclave. This topic was taken from Press Information Bureau and it is relevant for Journal Studies Paper 2 International. Now, news ये है कि under the framework of Colombo Security Conclave, scientists from Bangladesh and Mauritius embarked on board India's research vessel Sagar Nidhi. तो सागर निधि क्या है? इंडिया का एक रिसर्च वेसल है। पहला तो ये पॉइंट है। एंड दिस क्रूज वाज कंडक्टेड बाय इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, विच इज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। अब कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव क्या है? सो इट इज अ सिक्योरिटी फोकस ग्रुप ऑपरेटिंग इन द इंडियन ओशन रीजन, एंड इस ग्रुप की मीटिंग्स जो हैं दैट आर हेल्ड एट द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल। इसके मेंबर कंट्रीज कौन हैं? इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स एंड मॉरिशियस, बांग्लादेश एंड सेशेल्स। दीज आर ऑब्जर्वर कंट्रीज। सेकेंड टॉपिक है आपका पॉलिटिकल पार्टीज आर बीइंग अलाउड टू फाइल देयर फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑनलाइन टू द इलेक्शन कमीशन। ये टॉपिक आपका प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में आता है, जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी के लिए रेलेवेंट है। नाउ दिस स्टेप हैज बीन enabled with the launch of a new web portal on the website of Election Commission of India, and this will facilitate the online filing of contribution report, audited annual account, and election expenditure statement by the political parties. These financial statements are required to be submitted as per the Representation of People's Act 1951 and transparency guidelines issued by the Election Commission of India. Objective यही है कि to improve transparency and to facilitate political parties in overcoming the difficulties in physical filing of reports. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड। ये टॉपिक आपका प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में आया था, जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है। नाउ रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी कॉन्ग्रेचुलेटेड न्यू होम ओनर्स in Bangalore's first project under Swami Investment Fund 1. स्वामी की फुल फॉर्म है स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। ये क्या है? ये एक सोशल इम्पैक्ट फंड है and has been specifically formed for completing stressed and stalled residential projects. This was launched in 2019 and is considered as the lender of the last resort for distressed project. The fund is sponsored by the Ministry of Finance of Government of India and is managed by the SBI Cap Ventures Limited, a company under स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रुप। तो इसका जो पेरेंट एजेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत 6G अलायंस। ये टॉपिक आपका इकोनॉमिक टाइम्स में आया था, जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक के लिए रेलेवेंट है। नाउ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस रिसेंटली लॉन्च द भारत 6G अलायंस। ये क्या है? इट इज अ कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, एंड इसका ऑब्जेक्टिव है टू फॉस्टर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड नॉलेज एक्सचेंज इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द 6G टेक्नोलॉजी। 6G जो टेक्नोलॉजी है अभी प्रेजेंटली एग्जिस्ट नहीं करती, पर यही एज्यूम करा जा रहा है कि जो 6G है वो ऑब्वियसली 5G से ज्यादा बेटर होगी एंड विल प्रोवाइड अल्ट्रा लो लेटेंसी एंड विद स्पीड्स ऑलमोस्ट 100 times faster than the 5G. This 6G technology or the sixth generation technology has been named IMT 2030 by ITU, International Telecommunication Union, which is a specialized agency of the United Nations. In fact, in March 2023, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी रिलीज द इंडिया 6G विजन और भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट विच एनविसेज इंडिया टू डिप्लॉय 6G टेक्नोलॉजी बाय 2030। फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि MCQs भी हमें कवर करने चाहिए, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में मैं डेली पॉइंटर्स में MCQs भी कवर करूंगा। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। ये टॉपिक भी आपका प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में आता है, जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक के लिए रेलेवेंट है। न्यूज यही है कि टुगेदर विद अ ग्रांट ऑफ मोर देन 240 करोड़ अंडर द टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड 2 एग्रीमेंट्स वर साइंड। तो ये इसका कंटेक्स्ट है। ये जो टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड है दैट वाज लॉन्च्ड इन 2022 by Department of Telecommunication and Universal Service Obligation Fund. Under this, 5% of annual collections from the Universal Service Obligation Fund will be available for Telecom Technology Development Fund scheme for funding research and development of technologies, products and services. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ई सरस। ये टॉपिक आपका प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में आया था, जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है। नाउ DAYNRLM, दैट इज दीन दयाल अंत्योदय योजना, National Rural Livelihoods Mission. It launched eSaras mobile app. Also, eSaras Fulfillment Center was also launched by the Ministry of Rural Development at the office in New Delhi.
जो ई सरस फुलफिलमेंट सेंटर है दैट विल बी मैनेज्ड बाय द फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल वैल्यू चेन्स, that is FDRVC, which is a non-profit company constituted jointly by the Ministry of Rural Development and Tata Trust. इस ऐप और इस फुलफिलमेंट सेंटर का ऑब्जेक्टिव है टू स्ट्रेंथन मार्केटिंग सपोर्ट फॉर प्रोडक्ट्स मेड बाय वुमेन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, दैट इज SHGs. अब इस योजना के बारे में बात करें, दीनदयाल अंत्योदया योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन. तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट लॉन्च्ड NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन, by restructuring the Swarna Jayanti Gram Swarozgar Yojana in 2013. Then NRLM was renamed as Deen Dayal Antyodaya Yojana NRLM in 2016. Objective है to promote poverty reduction through building strong institutions of the poor, particularly women. फिर आपका टॉपिक है जसवंतगढ़ या और लैंसडाउन. ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 1 हिस्ट्री के लिए रेलेवेंट है. नाउ लैंसडाउन का जो कैंटोनमेंट बोर्ड है that has decided to rename the hill station of Lansdowne in Uttarakhand as Jaswantgarh, and it will be renamed after the 1962 war hero rifleman Jaswant Singh, who was also awarded the Mahavir Chakra posthumously. अब Lansdowne जगह जो है it is named after Lord Lansdowne. So Lord Lansdowne के बारे में बात करें, so he served as the Viceroy of India between 1888 to 1894. So around 6 years ये इंडिया के वाइसरॉय थे. इनके टेन्योर की जो की हाइलाइट्स थी वो थी putting down the Manipur rebellion of 1890-91 and for perpetuating the Hindu-Muslim divide and rule policy. अब लैंसडाउन कैंटोनमेंट के बारे में बात करें, ज्योग्राफी के बारे में बात करें, सो इट इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल ऑफ उत्तराखंड एंड इट वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश फॉर ट्रेनिंग द गढ़वाल राइफल्स. और राइफलमैन जसवंत सिंह के बारे में मैंने आपको बताया था कि इन्हें इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड महावीर चक्र अवार्ड करा गया था for his role in the Battle of Noronang against the People's Liberation Army of China in the then Northeast Frontier Agency, जिसे हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं आज, on November 17, 1962. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. ये टॉपिक आपका ऑल इंडिया रेडियो में आया था, जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल के लिए रेलेवेंट है. नाउ न्यूज ये है कि टुडे इंडिया विल बी होस्टिंग द 23rd समिट ऑफ द SCO काउंसिल ऑफ द हेड ऑफ स्टेट्स. ये जो समिट इंडिया होस्ट करेगी that will be hosted in a virtual format एंड इसे प्रधानमंत्री मोदी जी चेयर करेंगे. जो प्रेजेंटली SCO के मेंबर्स हैं उन सबको इनवाइट करा गया है. तो इंडिया तो है ही जो होस्ट है, साथ में आपके चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड पाकिस्तान. तो आपकी 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान. तो उसमें से 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज इसके मेंबर हैं. तुर्कमेनिस्तान इसका मेंबर नहीं है परमानेंट. साथ ही में ईरान, बेलारूस एंड मंगोलिया, दे हैव आल्सो बीन इनवाइटेड एज द ऑब्जर्वर स्टेट्स. अफगानिस्तान को भी अभी प्रेजेंटली ऑब्जर्वर स्टेट्स का दर्जा दिया गया है, बट उसे इनवाइट नहीं करा क्योंकि वहां पे तालिबान गवर्नमेंट रूल कर रही है. ऑल्सो एज पर द ट्रेडिशन ऑफ द शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, Turkmenistan, which is not a member but still has been invited as the guest of the chair. साथ ही में जो वर्चुअल समिट है उसमें 2 और लोगों को इनवाइट करा है. फर्स्टली हेड ऑफ द सेक्रेटेरिएट जो आपका बीजिंग में है. नाम इसका शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है पर इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो बीजिंग में चाइना में लोकेटेड है. ऑल्सो हेड ऑफ द SCORATS जो एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है SCO के अंडर, उसके हेड को भी इनवाइट करा गया है. और SCORATS का जो हेडक्वार्टर है वो लोकेटेड है तशकंत में, उज्बेकिस्तान में. एंड जो इस साल की जो थीम है SCO की वो है सिक्योर. सिक्योर जो एक्रोनियम है दैट स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. ये जो एक्रोनियम है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2018 की जो SCO की समिट थी उसमें कॉइन करा था एंड ये समिट आपकी किंगदाओ में हुई थी. इंडिया इस टाइम पे SCO का चेयरमैन है एंड लास्ट जो SCO की समिट हुई थी वो समरकंद में हुई थी. आप प्रेजेंटली देख सकते हैं कि SCO के मेंबर्स कौन कौन से हैं. सो SCO जो ऑर्गेनाइजेशन है ये शंघाई 5 करके एक ऑर्गेनाइजेशन से ओरिजिन हुई थी. शंघाई 5 के 5 मेंबर्स थे, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान. फिर आपका कल्चर के रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है कांवड़ यात्रा. ये टॉपिक आपका ऑल इंडिया रेडियो में आया था, जनरल स्टडीज पेपर 1 कल्चर के लिए रेलेवेंट है. और न्यूज ये है कि द 12-day लॉन्ग एनुअल कांवड़ यात्रा विल बिगिन टुडे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. तो कांवड़ है क्या? ये एक एनुअल पिलग्रिमेज है ऑफ डिवोटीज ऑफ शिवा टू हिंदू पिलग्रिमेज प्लेसेस ऑफ हरिद्वार, गोमुख एंड गंगोत्री इन उत्तराखंड एंड ऑल्सो सुल्तानगंज इन बिहार to fetch holy waters of Ganga river.
तो लोग पैदल जाते हैं वहाँ पे, इन जगह पे गंगा का पानी लाते हैं। और जो कांवड़ जो नाम है वो इस वजह से, ये आप बैम्बू स्टिक इस इमेज में देख सकते हैं, तो एक्चुअली इसे कांवड़ कहते हैं। फिर 2 मटके होते हैं, 2 पॉट्स होते हैं जिसमें गंगा रिवर का वाटर वो लाते हैं और फिर अपने घर वापस जाते हैं एंड वहाँ पे जो भी लॉर्ड शिवा का टेम्पल है वहाँ पे समर्पित करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी डिस्कस्ड वेरियस पॉलिसी इश्यूज विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस में आया था, जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी के लिए रेलेवेंट है। तो मैंने सोचा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो आपके साथ एक ही जगह पे शेयर कर लेता हूँ। उस पर क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किस बारे में बात करती है। सो आर्टिकल 74 क्लॉज 1 सेज दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स with prime minister at the head to aid and advise the president who shall in exercise of his function act in accordance with such advice। साथ में इसमें इनमें ये भी ऐड करा गया था that the president may require the council of ministers to reconsider such advice and president shall act in accordance with such advice reconsidered। तो यानी कि जो president है वो council of ministers के aid and advice पे ही act करेगा, बट एक बार वो उन्हें reconsider करने के लिए कह सकता है, बट उसके बाद दोबारा से council of ministers कहते हैं कि president साहब आपको यही काम करना है, तो प्रेसिडेंट को फॉलो करना पड़ेगा। आर्टिकल 74 क्लॉज 2 कहता है दैट द एडवाइस दैट वाज टेंडर्ड टू द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट। तो जो भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में कोर्ट में इंक्वायरी नहीं करी जा सकती। 75 क्लॉज 1 आपका आर्टिकल कहता है दैट द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो ये अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 17 क्लॉज 2 टेन्योर के बारे में बात करता है। इट सेज दैट द मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 75 क्लॉज 3 कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल, दैट इज लोकसभा। 75 क्लॉज 4 कहता है बिफोर अ मिनिस्टर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस द प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर टू हिम द ओथ्स ऑफ द ऑफिस एंड ऑफ secrecy according to the form set out for the purpose in the third schedule। फिर साथ में आर्टिकल 75 क्लॉज 5 आपका आता है, आर्टिकल 75 क्लॉज 6 आता है आपका, और उसके बाद सीलिंग ऑन द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स आता है कि कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं। सो 2004 से पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैड द डिस्क्रिशन टू अपॉइंट एनी नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कितने भी कम हो सकते हैं, कितने भी ज्यादा हो सकते हैं, पर फिर बहुत ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट करने पड़ गए। तो इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 आपका आया, which added clause 1-A in the article 75, which limited the number of ministers including prime minister to 15% of the total number of Lok Sabha members, जो 545 है। तो टोटल लोकसभा मेंबर्स की स्ट्रेंथ है आपकी 545। सो उसके अगर 15% करें तो उसके अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैन हैव 81 मेंबर्स इन हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। नाउ काफी दिन से ये टॉपिक न्यूज में आ रहा है एंड ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के आज पेज 1 पे आया है, जनरल स्टडीज पेपर 3 सिक्योरिटी के लिए रिलेवेंट है। न्यूज़ ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज अग्रीड टू डिप्लॉय एडिशनल 485 कंपनीज ऑफ द सेंट्रल आर्म फोर्सेस एज वेल एज स्टेट आर्म पुलिस फोर्सेस फॉर द वेस्ट बंगाल पंचायत पोल्स। नाउ CAPF, पहले इन्हें पैरामिलिट्री फोर्सेस भी कहा जाता था, पर अब स्पेसिफिकली इनका नाम CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है। सो दीज आर द फोर्सेस अंडर द गवर्नेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और इस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर 7 फोर्सेस आती हैं। कुछ बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस है, जैसे आपका असम राइफल्स हो गया जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपका म्यांमार बॉर्डर को गार्ड करता है। फिर आपका BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ इंडिया के बॉर्डर को गार्ड करता है। ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ये आपका चाइना के साथ बॉर्डर को गार्ड करता है। एंड फिर आपका आता है सशस्त्र सीमा बल जो नेपाल और इंडिया का बॉर्डर गार्ड करता है। फिर आपकी 2 फोर्सेस है, फोर्सेस फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, एक है आपकी CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और दूसरा है CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। एंड लास्ट आपकी 7वीं जो है वो एक स्पेशल टास्क फोर्स है जिसके अंडर आता है आपका नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। फिर आपका आता है पार्टी सिंबल्स के बारे में टॉपिक। ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 1 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी के लिए रेलेवेंट है। नाउ NCP में भी अभी डिवीजन की बात चल रही है और लग रहा है कुछ स्प्लिट हुआ है कि अजीत पवार अभी जो है वो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी बन चुके हैं, तो काफी सारी इंटरनल डेवलपमेंट्स चल रही है। इस बैकग्राउंड में पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल के रिलेटेड काफी बात चल रही है। तो उसके बारे में बात करें तो इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर ऑफ 1968 that empowers the Election Commission of India to recognize political parties and allot symbols। इस ऑर्डर के पैराग्राफ 15
के अंदर ये कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन डिसाइड डिस्प्यूट्स अमंग राइवल ग्रुप्स और सेक्शंस ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज टेकिंग क्लेम टू इट्स नेम एंड सिंबल। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर जो है इस 1968 के ऑर्डर से तो डिराइव करती ही है, साथ ही में इट ऑल्सो डिराइव्स पावर फ्रॉम द आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड रूल 5 ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961। ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर है इसको अपेल्ड करा था सुप्रीम कोर्ट ने इन सादिक अली वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन 1971 केस। साथ ही में ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज हो सकता है, पर बाद में लेटर ऑन कभी डिसाइड करा गया कि हाई कोर्ट में भी उसका ऑर्डर चैलेंज करा जा सकता है। फिर आपका टॉपिक है नाटो प्लस के बारे में। ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 6 के एडिटोरियल में आया था, जनरल स्टडीज पेपर 2 आईआर के लिए रेलेवेंट है। न्यूज़ ये थी कि अभी जब प्रधानमंत्री मोदी जी यूएस गए थे तो उस टाइम पे यूएस ने एक स्टेटमेंट इशू करी कि हम इंडिया को नाटो प्लस का स्टेटस देना चाहते हैं, पर हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने कहा कि हमें ज़रूरत नहीं है, थैंक यू वेरी मच बट नॉट इंटरेस्टेड। तो नाटो प्लस में अभी कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? दिस सिक्योरिटी अरेंजमेंट कंप्राइजेस यूएस, इट्स नाटो पार्टनर्स एंड 5 कंट्रीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान एंड इजराइल। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि यूएस, नाटो कंट्रीज और बाकी कंट्रीज के बीच में डिफेंस रिलेशंस इंप्रूव करना। तो ये 5 कंट्रीज आप याद रख लेना कि कौन कौन से नाटो प्लस के मेंबर्स हैं अभी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीगैलिटी ऑफ दिल्ली ऑर्डिनेंस। ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 8 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी के लिए रेलेवेंट है। इस टॉपिक को हमने डिटेल में नेक्स्ट आइज की मैगजीन में कवर करा था जून 2023 के एडिशन में। तो पेज 24 पे हमने बताया था कि दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है क्या, क्या प्रोविजंस है, और उसका पूरा क्रिटिकल एनालिसिस करा था। और पेज 25 पे हमने बताया था ओवरऑल ऑर्डिनेंस के बारे में, क्या सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स रही हैं, कैसे प्रमलगेट करते हैं, रीप्रमलगेट करते हैं और क्या लिमिटेशंस हैं। तो आप बहुत ही डिटेल में इन आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं नेक्स्ट आइज की जो मैगजीन है आप डाउनलोड करके हमारी वेबसाइट से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रीडफ्लेशन के बारे में। ये टर्म काफी आजकल न्यूज में चल रही है। हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 9 पे आया है ये एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है। कुछ दिन पहले भी मैंने इस टॉपिक को कवर करा था डेली पॉइंटर्स के इनिशिएटिव में। ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस में तब आया था। तो ग्रीडफ्लेशन क्या है? इट रेफर्स टू प्राइस इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय कॉर्पोरेट ग्रीड फॉर हाई प्रॉफिट्स। तो यूएस के काफी जो थिंक टैंक्स हैं दे हैव एक्यूज्ड कॉर्पोरेट ग्रीड एज अ मेजर रीजन फॉर द हाई इन्फ्लेशन सिंस द पेंडेमिक। तो उसमें यही कहा जा रहा है कि इन जनरल ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन है, बट कॉर्पोरेट ग्रीड है, इसी वजह से उन्होंने कुछ प्राइसेस को बहुत ज़्यादा हाईली प्राइस कर रखा है। तो इसी वजह से इसको रोकना चाहिए। तो ये हो सकता है कि प्रीलिम्स या मेंस में आ सकता है इस पे क्वेश्चन, आप इसे पढ़ लीजिएगा। और हमारा आज का लास्ट टॉपिक है सेंटर अनाउंसिंग अ स्कीम टू सपोर्ट माइनर रेप विक्टिम्स। तो ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 12 पे है, जनरल स्टडीज पेपर 1 एंड 2 सोसाइटी के लिए रेलेवेंट है। तो ये स्कीम आपकी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने अनाउंस करी है एंड दिस स्कीम विल बी ऑपरेटेड अंडर द निर्भया फंड। इसके लिए 74 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलोकेट करे हैं। इसको इम्प्लीमेंट करा जाएगा बाय यूजिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द मिशन वात्सल्य, जो आपका 2021 में लॉन्च करा गया था फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन एंड इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस। अगर हम 2021 में देखें तो एनसीआरबी ने मोर देन 50,000 केस रिपोर्ट करे थे अंडर द पॉक्सो एक्ट, that is protection of children from sexual offenses. This scheme aims to provide integrated support and assistance to girl child victims under one roof in the form of emergency and non-emergency access to range of services, including access to education, police assistance and healthcare. It will also aim to provide insurance cover for the minor girl victim and her newborn under one roof to enable rehabilitation. Eligibility के बारे में बात करें, so any girl who is below 18 years of age and is a victim of rape as per the provisions of the POCSO Act and has become pregnant due to such assault or rape would be covered under the scheme. Such a victim should either be an orphan or have been abandoned by the family. It is not mandatory for any victim to have a copy of the FIR for availing benefits under the scheme. So friends, ये इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे और ये सपोर्ट सिस्टम्स हैं जो ये स्कीम प्रोवाइड करती है। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे डेली पीटी पॉइंटर्स ये थे। आई होप यू लाइक्ड इट। फॉर मोर अपडेट्स ऑन करंट अफेयर्स यू कैन फॉलो अस ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। थैंक यू।